प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में जानकारी देते हुए भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बहुत सारे कारण रहे, जिसमें 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सामाजिक व धार्मिक आंदोलन, ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति, यातायात व संचार के साधनों का विकास, पाश्चात्य शिक्षा, भारतीय प्रेस व साहित्य, एल्बर्ट बिल विवाद, जातीय भेदभाव, विदेशी आंदोलन। जैसा हम सभी जानते हैं, वर्षों तक भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। तो उस दौर में जब भारत पर विदेशी हुकूमत शासन कर रही थी, तब भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कैसे विकसित होती है और वो क्यों विकसित हुई, उसके पीछे के निहित कारण क्या रहे, उनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और राष्ट्रवाद का जैसे अर्थ आप सभी जानते हैं कि जब एक राष्ट्र के अधीन रहने वाले लोग अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की भावना व्यक्त करते हैं, व्यक्तिगत हितों को त्याग कर राष्ट्र हित को प्राथमिकता देने लगते हैं, तब हम कह सकते हैं कि वहाँ राष्ट्रवाद की भावना है। तो भारत में जब लंबे समय तक पराधीन रहा, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो प्रथम कारण माना जाता है जिसके द्वारा भारत में राष्ट्रवाद का बिगुल बजा। इस क्रांति के द्वारा, जिसे अंग्रेज़ों ने भले ही सैनिक विद्रोह कहा, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। तो इस क्रांति के माध्यम से समस्त भारतीय एक हुए और उन्होंने पुरजोर तरीके से विदेशी शासन का विरोध किया। तो यहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर सामाजिक व धार्मिक आंदोलन, भारत में उस दौर में बहुत सारे सामाजिक व धार्मिक आंदोलन हुए, जिनमें हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। सती प्रथा, बाल विवाह समेत बहुत सारे ऐसे सामाजिक कुरीतियाँ उस दौर में जो प्रचलित थी, उनका राजा राम मोहन राय ने पुरजोर शब्दों में विरोध किया। आर्य समाज की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। संपूर्ण भारतवर्ष में इसकी शाखाएं स्थापित की गई और इसमें जो है वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना पर बल दिया गया। वेदों की और लोटों की बात कही गई और ये बताया गया कि हमारा धर्म जो है, हमारी संस्कृति जो है, वो पूरी दुनिया में श्रेष्ठ है। किसी भी दूसरी संस्कृति से हम किसी भी मायने में कमतर नहीं है, उनसे कमज़ोर नहीं है, उनसे हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो दुनिया की महान संस्कृति है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की श्रेष्ठता साबित की गई और पराधीन भारतीयों को अपनी सभ्यता व संस्कृति पर उनके द्वारा गर्व करना सिखाया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी, अमेरिका में मैडम ब्लावत्स्की व कर्नल एलकोट ने इसकी स्थापना की। भारत में इसका प्रचार प्रसार श्रीमती एनी बेसेंट ने किया और एनी बेसेंट के साथ में बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर के होम रूल आंदोलन यहाँ पे चलाया, जिसका लक्ष्य था औपनिवेशिक स्वराज। इसी तरह मुस्लिम धर्मावलंबियों में भी वहाबी आंदोलन सैयद अहमद ब्रेवली ने और अलीगढ़ आंदोलन का संचालन सर सैयद अहमद खां द्वारा किया गया। इन दोनों ही आंदोलनों के द्वारा मुस्लिम वर्ग में भी राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने की कोशिश की गई। इसी प्रकार कवि इकबाल द्वारा सारे जहाँ से अच्छा गीत के माध्यम से राष्ट्रवाद की लहर पैदा करने की कोशिश की गई। सामाजिक व धार्मिक आंदोलन के बाद ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति, जैसा हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद उनकी दमनकारी नीति और ज़्यादा प्रबल होगी और 1876 में जब
लॉर्ड लिटन भारत में वायसराय बने, तो उनके बाहर तो हम यूँ देखते हैं कि एक पूरी श्रृंखला जो है दमनकारी नीति की यहाँ पे एक लहर की तरह उन्होंने पैदा कर दी। और इनके शासनकाल के संबंध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि कभी कभी बुरे शासक राजनीतिक प्रगति के मार्ग में सहायक सिद्ध होने लगते हैं। इनके शासनकाल में हम बात करें तो एक पूरी अपने को श्रृंखला नज़र आएगी जिसके द्वारा भारतीयों पे जो है अत्याचार किए गए। सबसे पहले दिल्ली का विशाल दरबार, एक तरफ 1877 में दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा, तो उसमें राहत देने के स्थान पर महारानी विक्टोरिया के सम्मान में उन्होंने विशाल दरबार का आयोजन किया गया जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। तो इस काम की वजह से जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनमें यह भावना बलवंत हो गई कि अंग्रेज़ सरकार या अंग्रेज़ी शासन जो है उसको भारतीय लोगों की उनके जीवन की कोई चिंता नहीं है, वो अपने जो है ऐसो आराम से में ही खुश हैं। इसी तरह इंडियन सिविल सर्विस की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, जिससे कि भारतीय नौजवान इसमें शामिल नहीं हो सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक नकारात्मक कदम उनके द्वारा उठाया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए, जबकि हमें पता ही है कि प्रेस एक ऐसा माध्यम है जिनके माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बलवंत होती है, लोगों में शासन की जो बुरे कार्य होते हैं उनके बारे में आलोचना से लोगों को पता चलता है, जिससे कि लोग जागरूक होते हैं। लेकिन अंग्रेज़ सरकार द्वारा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इसी तरह आर्म्स एक्ट 1878 में भारत शास्त्र अधिनियम उनके द्वारा लागू किया गया, जिसमें बिना लाइसेंस हथियार लेकर चलना, व्यापार करना भारतीयों के लिए प्रतिबंध कर दिया गया, जबकि अंग्रेज़ों को इसमें छूट दे दी गई। तो इस प्रकार का दोहरा व्यवहार उनके द्वारा किया गया। इसी शासनकाल में अफ़गान युद्ध की बात करें तो अंग्रेज़ सरकार की साम्राज्यवादी नीति के कारण भारत को युद्ध में धकेल दिया गया, जिसकी वजह से भारत को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान इसमें उठाना पड़ा। तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ऐसे बहुत सारे काम हुए जिनकी वजह से भारतीयों में अंग्रेज़ शासन के खिलाफ में भावना बलवंत हुई और राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। इसी तरह आर्थिक शोषण, अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण किया गया। विदेशी सूती वस्त्र आयात जो कर लगाया गया था वो समाप्त कर दिया गया, तो भारत के सूती वस्त्र उद्योग पर उससे संकट आ गया। और सैनिक पर उनकी सेना जो थी उसमें बहुत ज़्यादा व्यय किया गया। रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा भारत का पैसा जो है सैनिक व्यय पे और रेलों के विस्तार पर खर्च कर दिया गया, जबकि भारतीयों का मानना था कि ये सारा पैसा जो है वो भारतीय लोगों के विकास पर खर्च किया जाना चाहिए था। इसी तरह यातायात व संचार के साधनों का विकास, ब्रिटिश सरकार ने अपने व्यापारिक हितों को पूरा करने के लिए इन साधनों का विकास किया, परंतु कालांतर में राष्ट्रवादी भावना बढ़ाने में इन साधनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह भारतीय प्रेस व साहित्य, एक स्वतंत्र प्रेस व विदेशी शासन दोनों साथ नहीं रह सकते। तो राष्ट्रीय जागृति के समय कई समाचार पत्र ऐसे थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की अलग जगाई। इंडियन मिरर, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, अमृत बाजार पत्रिका, बॉम्बे समाचार, केसरी, मराठा आदि। तो ये सभी समाचार पत्र भारतीय थे। तो इसमें भारतीय लोगों को स्वाधीनता के बारे में जागृत करने का प्रयास किया गया। तो इनको पढ़कर के भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बलवंत हुई, मजबूत हुई। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कानूनी सदस्य इल्बर्ट के भारतीय जजों को अंग्रेजी की सुनवाई के अधिकार संबंधी बिल का अंग्रेजों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। फलस्वरूप इसे वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों में संदेश गया कि वे अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हैं और सामूहिक प्रयास अगर किए जाए तो सरकार को झुकाया जा सकता है। तो अंग्रेज़ों व भारतीयों में भेदभाव किया गया। भारतीय जजों को यूरोपीय व अंग्रेज़ी लोगों को उनके जो केस थे उनके बारे में सुनवाई करने का अधिकार उनको नहीं दिया गया। तो ऐसी बातें जब सामने आई तो प्रबुद्ध लोग जो थे, समाज के जो पढ़े लिखे लोग थे भारत के, उन पर भी जो है विपरीत प्रभाव पड़ा और उन्होंने जो है भारतीय स्वाधीनता के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए।
इसी क्रम में जातीय भेदभाव व विदेशी घटनाओं का प्रभाव। भारत में बड़े पैमाने पे काले और गोरे का भेद किया गया। अंग्रेज़ों व अन्य भारतीयों के मध्य उन्होंने जो है जैसे हम इल्बर्ट बिल विवाद में भी हमने देखा, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें उनके द्वारा भेदभाव की नीति अपनाई गई, हिंदू मुस्लिमों में फूट डालने की उनके द्वारा कोशिश की गई। और उसी दौर के अंदर फ्रांस व अमेरिका की जो क्रांतियाँ हुई स्वतंत्रता संग्राम की, उन क्रांतियों के माध्यम से भी जनता में ये भावना बलवंत हुई कि हम सब अगर सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें जो है आज़ादी ज़रूर मिलेगी। और इस प्रकार ये तमाम ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। धन्यवाद।